अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इज़ा नईम। आज हमारे साथ मौजूद है फॉरेनिस्ट कंसल्टेंट्स के सीईओ मोहम्मद अफराज रऊफ। सर, एक अननेसेसरी हाइप क्रिएट हुई है 12th में को जो व्हाइट पेपर प्रपोज हुआ है। So basically, white paper is like एक formal document है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है न्यू इमिग्रेंट्स के लिए? तो उसकी वजह ये थी कि obviously जिस तरह से यूरोप का यूके का यूरोप से बाहर आना, उसके डिग्री सिलेक्शन और स्किल सिलेक्शन के हवाले से जो चेंजेस आए हैं, it has become really important कि आप किस स्टूडेंट किस कोर्स पे जा रहे हैं, क्योंकि अब जो जेनेरिक कोर्सेज हुआ करते थे, बीबीए के लिए आप जा बीएस बिजनेस के लिए जा रहे हैं या बहुत जेनेरिक कोर्सेज के लिए आप जा रहे हैं यूके में, सो डेफिनेटली इट्स वेरी हार्ड टू गेट अ जॉब। अब मुझे आप बताएं कि जो व्हाइट पेपर है, आप इस पूरे प्रोसेस को समराइज किस तरह से करें? टाइमलाइन भी डिसाइड होगी, आपकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है, बट आई थिंक इट्स अगेन नॉट अ बैड न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इज़ा नईम। आज हमारे साथ मौजूद है फॉरेनिस्ट कंसल्टेंट्स के सीईओ मोहम्मद अफराज रऊफ। आज हम इनसे जानेंगे 12th मई को प्रपोज होने वाले वाइट पेपर के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, एक अननेसेसरी हाइप क्रिएट हुई है 12th मई को जो वाइट पेपर प्रपोज हुआ है, तो हम कुछ डिटेल्स आपसे लेंगे जो हमारे स्टूडेंट के कंसर्न्स हैं, क्वेरीज हैं। तो सबसे पहले तो ये कि वाइट पेपर है क्या? अच्छा देखें, सबसे पहले तो ये कि वाइट पेपर बिल्कुल 12 मई को पब्लिश हुआ और उस पर बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस भी हैं और अननेसेसरी हाइप भी है, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वाइट पेपर होता क्या है। सो बेसिकली वाइट पेपर इज़ एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, किसी गवर्नमेंटल बॉडी की तरफ से आता है जब किसी भी कॉम्प्लेक्स इशू को सिंप्लीफाई करना हो, किसी कॉम्प्लेक्स इशू के ऊपर सजेशंस हों, प्रपोजल हो, तो उस सारे प्रोसेस को उस एक फॉर्मल एक्सप्रेशन दिया जाता है जिसको हम वाइट पेपर कहते हैं। सो वाइट पेपर बेसिकली एक कंसल्टेशन के प्रोसेस में एक फॉर्मल एक्सप्रेशन का नाम है, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से हमारे आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपने भी वीडियोस देखी होंगी कि हमारा इस इंडस्ट्री में जिस तरह से उसको लाइक्स लेने के लिए अननेसेसरी हाइप क्रिएट की गई, थंबनेल्स कुछ इस तरह के आए कि यूके बैन हो गया है और स्टूडेंट्स अब नहीं जा सकते, पाकिस्तान को बैन कर दिया गया है, जो कि बहुत ही आई थिंक एक बिल्कुल जिस तरह से हम इंडियन मीडिया को क्रिटिसाइज करते हैं और वही सारी हरकत बेसिकली यहाँ पर भी की गई है, तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है न्यू इमिग्रेंट्स के लिए? देखिए, मेन ऑब्जेक्टिव जो है ना वो बहुत ही कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। सबसे पहले हम ये समझना है कि कुछ भी ये आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है। ये सारी चीज़ें, ये प्रोसेसेस हमें पता था कि बैकएंड पे काम हो रहा है, बिकॉज लास्ट आफ्टर द ब्रेक्सिट यूके के अंदर एक बहुत ही अनप्रेसिडेंट जो है वो नेट माइग्रेशन हुई है और उसकी बहुत सी वजूहत हैं। आफ्टर ब्रेक्सिट एशियन रीजन से, साउथ एशियन रीजन से, अफ्रीकन रीजन से बहुत ज़्यादा नेट माइग्रेशन जो है वो हुई है और उसकी वजह ये थी कि ऑब्वियसली जिस तरह से यूरोप का यूके का यूरोप से बाहर आना, उसके बाद यूके की रिलायंस वर्कफोर्स के हवाले से और स्टूडेंट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा हमारे रीजन्स पर, साउथ एशियन रीजन और अफ्रीकन रीजन्स पर बढ़ गई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नेट माइग्रेशन हमने देखी कि यूके में हुई। और अगर हम 2023 के फिगर्स देखें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन तक नेट माइग्रेशन चली गई थी। सो विच इज़ ऑब्वियसली एक एनॉर्मस नंबर है और तभी से हमने देखा कि यूके ने स्ट्रिक्ट पॉलिसीज लाना शुरू की। सबसे पहले तो आपने ये देखा होगा कि डिपेंडेंट्स वीज़ाज जो कि टॉप मास्टर्स पीजी टॉप प्रोग्राम्स पे थे उनको ख़त्म किया गया। उसके बाद हमने वैसे इंटरव्यूज़ देखे कि दोबारा शुरू हो गए, बल्कि पूरा साल अगर आप प्रीवियस देखें तो हमारे बेशुमार स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वैसे इंटरव्यूज़ में जो अपीयर हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। अभी अगर इस वीक में भी देखा जाए so at least 4 of our students got visas after credibility embassy interview. So I think changes यही है कि यूके चाहता है कि सस्टेनेबल माइग्रेशन हो और जो लोग उनकी कंट्री में आ रहे हैं वो उस मकसद के लिए, जिस मकसद के लिए जा रहे हैं वो मकसद पूरा हो, रादर देन उसको एज अ बैकडोर यूज़ किया जाए या उन लीगल राउट्स को मिसयूज़ किया जाए, अब्यूज़ किया जाए, जो कि अनफॉर्चुनेटली अगर आप असाइलम सीकर्स की जो लिस्ट है उसमें देखें तो उसमें आप देखें कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द टॉप कंट्रीज ओवर देयर, ठीक है। तो वो चीज़ें जब आप सिस्टम को अब्यूज़ करेंगे, सिस्टम को मिसयूज़ करेंगे, तो फिर डेफिनेटली इस तरह की कर्व्स और इस तरह की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो प्लेस होंगी। और इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि इस तब्दीली से स्टूडेंट स्पॉन्सरशिप पर क्या इफेक्ट आएगा? देखिए, स्टूडेंट्स सबसे पहले तो ये कि अभी इट्स समथिंग, अभी ये सारा एक डिस्कशन का प्रोसेस चल रहा है। बहुत सी चीज़ें मोस्ट प्रोबेबली इनमें से अप्लाई होंगी,
कुछ चीज़ों में चेंजेस आएंगे, स्टेक होल्डर्स बैठेंगे एंड दिल सी कि फाइनल पॉलिसी जब आती है, तो अभी तक क्योंकि हमारे पास कोई टाइम लाइन नहीं है, वी डोंट नो कि ये पॉलिसी कब से एप्लीकेबल हो रही है, ठीक है, हमें नहीं पता कि सितंबर 25 में एप्लीकेबल होती है, सितंबर 26 में एप्लीकेबल होती है, जैन 26 में एप्लीकेबल होती है। सो अभी कुछ भी कहना बहुत अर्ली है, ठीक है। और आज भी वीडियो बनाने का हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जो अननेसेसरी एक हाइप क्रिएट की गई है मार्केट में कुछ लाइक्स लेने के लिए, कुछ व्यूज लेने के लिए, उसको बेसिकली उसको काउंटर किया जाए। तो आई थिंक बहुत से चेंजेस आप देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे चेंजेस आएगी, जिसमें से कुछ चेंजेस तो बहुत सी ऑब्वियस हैं। ग्रेजुएट राउट में बिल्कुल एक चेंज पॉसिबल है, एक्सपेक्टेड है, जिसका वाइट पेपर में जिक्र भी है कि वो 2 ईयर से उसको वो कट डाउन कर रहे हैं 16 मंथ्स। इसके अलावा डेफिनेटली डिपेंडेंट्स पर चेक होगा, जो लोग अभी रिसर्च प्रोग्राम्स पर डिपेंडेंट्स जा रहे हैं उनको बिल्कुल वो चाहते हैं कि वो ज़्यादा बेहतर तरह से सोसाइटी में इंटीग्रेट हो, क्योंकि इवन अगर आप यूके प्राइम मिनिस्टर की भी लास्ट मीडिया टॉक्स देखें तो उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि हम चाहते हैं कि जो लोग डिपेंडेंट राउट पर भी आ रहे हैं वो भी हमारी सोसाइटी में उसी तरह से इंटीग्रेट हो जैसे मेन एप्लीकेंट होता है, क्योंकि एट दी एंड तो उन लोगों ने सर्वाइव करना है और सोसाइटी में आके, तो अगर उनको इंग्लिश नहीं आती या उनकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत ही बुरी है, सो डेफिनेटली कल्चर इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम्स आते हैं। दैट मीन्स कि उनके लिए भी कोई इंग्लिश रिक्वायरमेंट जो है वो जी बिल्कुल वो इंट्रोड्यूस होगी और डेफिनेटली आई थिंक होनी भी चाहिए, और हम बिल्कुल इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी इंसान एज अ डिपेंडेंट वहाँ पे जा रहा है, उसको वहाँ पे प्राइमरी लैंग्वेज ही नहीं आती, सो डेफिनेटली उसके अपने सर्वाइवल के लिए भी इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत मेन चीज़ होती है वहाँ जाके कि हम अपनी फैमिली को इनवाइट कर सकें, तो फैमिली विजिट्स के हवाले से क्या चेंजेस आए हैं? देखिए फैमिलिज का अगेन वही बात है कि डिपेंडेंट राउट तो पहले ही बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड था, रिसर्च पर है, रिसर्च पे स्टूडेंट्स गए पाकिस्तान से जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, ऑब्वियसली वेरी हैंडफुल अमाउंट ऑफ नंबर्स, तो लेकिन अब विल सी कि जो चेंजेस आती हैं उसमें सिर्फ अगर लैंग्वेज ही चेंज है तो मुझे लगता है कि जो हमारे पाकिस्तान के पढ़े लिखे एजुकेटेड कपल्स हैं उनको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी जो इररेलेवेंट ट्रैफिक है, जो लोग उसको डिपेंडेंट वीज़ा को मिसयूज़ कर रहे थे, या जो ये लोग लगते हैं कि उनकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी या उनकी स्किल प्रोफिशिएंसी उस तरह से नहीं है, सो आई थिंक डेफिनेटली उनके लिए तो ये राउट बिल्कुल है नहीं। डिग्री सिलेक्शन और स्किल सिलेक्शन के हवाले से जो चेंजेस आए हैं उस पर भी आप हमें अगर थोड़ा गाइड कर दें। देखिए अगर मैं मेजर टेक अवे लेता हूँ फ्रॉम दिस वाइट पेपर, तो उसमें आई थिंक इट हैज़ बिकम रियली इम्पोर्टेंट कि आप किस स्टूडेंट किस कोर्स पे जा रहे हैं, और आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम दैट कोर्स वो अपने स्किल को किस तरह से ट्रांसलेट कर रहे हैं, क्योंकि अब जो जेनेरिक कोर्सेज हुआ करते थे जो होते हैं, मुझे लगता है कि यूके में उनके ऊपर जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वटेवर जो भी फाइनल चेंजेस आएंगी एप्लीकेबल होंगी, मुझे लगता है कि दे विल बी फोकस्ड ऑन द स्पेसिफिक स्किल सेट। सो अगर आप उन डिग्रीज के लिए जा रहे हैं, उन कोर्सेज के लिए जा रहे हैं जो कि वैल्यू ऐड कर रहे हैं for the UK society, for the UK government, for the UK socio-economic system, so definitely your chances of getting employed will be higher. Otherwise मुझे लगता है कि चाहे वो आपके ILR की टाइम फ्रेम हो, चाहे आपका ग्रेजुएट राउट के बाद के आपका जो जर्नी हो, मुझे लगता है कि आपका जो स्किल सेट और आपकी डिग्री चॉइस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आपने BBA के लिए आप BS बिजनेस के लिए जा रहे हैं, या बहुत जेनेरिक कोर्सेज के लिए आप जा रहे हैं यूके में, so definitely it's very hard for you to get a job, और स्पॉन्सरशिप सिक्योर करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा in coming days। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, यूके जाने के बाद असाइलम क्लेम करने के हवाले से जो पॉलिसीज आई हैं। देखें एट द एंड जो प्रॉब्लम, जो हमें मसला नज़र आ रहा है ना, जो पाकिस्तान से हमेशा इमिग्रेशन का इशू रहा है, वहाँ पे मेजर रोल कहीं ना कहीं हमारे पास असाइलम सीकर्स का है। सो होता ये है कि जब स्टूडेंट यहाँ से जाता है तो उसका मेन मोटिव स्टडी नहीं होता, ठीक है, बच्चा मिसयूज करता है स्टडी राउट को, और वो हमारे लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो मेन स्ट्रीम कंसल्टेंट्स हैं, जो कि यूनिवर्सिटीज़ के साथ डायरेक्टली काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के पैनल्स पे हैं, बिकॉज उनके लिए नाइटमेयर है। और मुझे लगता है जो क्रैकडाउन यूके गवर्नमेंट शुरू कर रही है और करने जा रही है फॉर असाइलम सीकर्स, दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़, ठीक है। तो इस पर तो मुझे लगता है कि हमें मिलकर इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इससे आपका मुल्क का नाम भी खराब हो रहा है, आप अपने कल्चर को, अपने मुल्क को डिफेम भी कर रहे हैं, ठीक है, और आप जो जेन्युइन स्ट्रीम से बच्चे जा रहे हैं, जो जेन्युइन स्ट्रीम से स्टूडेंट्स जा रहे हैं, आप उनके लिए भी अननेसेसरी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल से बिल्कुल जब ये स्ट्रिक्टनेस आएगी, रिस्ट्रिक्शंस आएंगी असाइलम सीकर्स के ऊपर, सो डेफिनेटली जो जेन्युइन स्टूडेंट होगा उसके लिए भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ठीक है, और ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को डिस्करेज भी करेगा,
और बहुत बड़ा पाकिस्तान में जो एजेंट माफिया बैठा है जो बच्चों को डिग्रीज और कोर्सेज में एडमिशन करवा देता है इस बहाने से कि आप जाके वहाँ पे असाइलम सीख कर लें। तो मुझे लगता है उनके लिए भी ये फिल्टराइजेशन और एक फिल्टर बहुत बड़ा फिल्टर होगा। थैंक यू सो मच सर। ठीक है सर, अब मुझे आप बताएं कि जो वाइट पेपर है आप इस पूरे प्रोसेस को समराइज किस तरह से करेंगे? देखिए, जैसे मैंने पहले वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि कुछ बहुत से रिफॉर्म्स के सजेशंस आए हैं, कुछ सजेशंस आएंगे और टाइमलाइन भी डिसाइड होगी। लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि जो पार्लियामेंट में ऑनगोइंग डिस्कशंस हैं और जो हमारी मैथ कमेटी की डिस्कशंस हैं, इसके अलावा और जितने भी जो हमारे ऑफिशियल जो प्लेटफॉर्म्स हैं स्पेसिफिकली इन यूके, वहाँ पे जो भी डिस्कशंस हो रही हैं उसमें से कुछ टेक अवेज हमें लेने चाहिए। और वो टेक अवेज ये हैं कि अगर आपने यूके जाना है सो आपको स्पेसिफिकली राइट कोर्स चूज़ करना है, राइट डिग्री चूज़ करनी है, आपका मोटिवेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, असाइलम सीकर्स के लिए कोई जगह नहीं है, आपकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है, इवन एजेंट क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का बहुत मेजर रोल आने वाला है। तो इसीलिए बच्चों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो उन एजेंट्स, उन कंसल्टेंट्स के थ्रू अपना प्रोसेस करवाएं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जो कि एक प्रॉपर बैकग्राउंड से काम कर रहे हैं। अदरवाइज डेफिनेटली AQF आपका एजेंट अगर ऐसा है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली आपकी केस की प्रोसेसिंग पर भी इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। प्लस आई थिंक मुझे हमें रेडी रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज़ में बिल्कुल इजाफा हो सकता है, बट आई थिंक इट्स अगेन नॉट अ बैड न्यूज़, क्योंकि अगर हम एज एन एथिकल एजेंसी, एज एन एथिकल कंसल्टेंसी, अगर हम एक अच्छा और राइट स्टूडेंट रिक्रूट कर रहे हैं सो आई थिंक फॉर अस इट्स नॉट एन इशू, बिकॉज मुझे लगता है कि हर बच्चे का इंटरव्यू होना चाहिए, ठीक है, और एज लॉन्ग एज एक फेयर बेसिस पे बच्चे को असेस किया जा रहा है सो बिल्कुल आई थिंक ऐसी कोई भी चेंज होती है सो वी शुड वेलकम दैट। प्रॉब्लम कहाँ होता है? प्रॉब्लम वहाँ पे होता है कि बच्चा सारे प्रीरेक्विजिट्स पूरे कर रहा है और फिर भी उसको रिफ्यूजल आता है, जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा, हमने कनाडा में देखा, हम US में देखते हैं। सो वो एक काइंड ऑफ आई थिंक हमारे लिए पैनिक बटन होता है कि बच्चे के पास सारी कंडीशंस मीट कर रहा है, लैंग्वेज भी उसकी प्रोफिशिएंट है, आइल्स में स्कोर भी अच्छा है, CGP भी उसका 3.5 प्लस है, बट स्टिल फाइनेंशियल्स भी बिल्कुल ठीक है, बट स्टिल उसका रिफ्यूजल आ गया। सो ऑब्वियसली दैट्स नॉट गोना बी केस इन यूके। और जब तक यूके में ये केस नहीं होता और राइट प्रोफाइल्स को रिस्पेक्ट किया जाता है, उनको एक अच्छा राउट दिया जाता है और वीज़ा रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं होता, प्रोसेसिंग टाइम्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता, तो आई थिंक तब तक ऑल गुड। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।